हेलो दोस्तों, 1 मिनट पे में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेडलॉक। तो लास्ट वीडियो तक हमने क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन देखा था, जिसमें हमने अलग अलग प्रॉब्लम्स लाइक रीडर राइटर्स प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, डाइनिंग फिलोसफर, ये सब हमने कंप्लीट किया था। थोड़ा सा पार्ट मैंने आपको डेडलॉक का समझाया था। डेडलॉक को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते डेडलॉक क्या है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जिस्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर प्रोसेस ने एक रिसोर्स अक्वायर करा हुआ है एंड इट वांट्स अनदर रिसोर्स दैट इज अक्वायर्ड बाय अनदर प्रोसेस। तो जैसे कि अगर आप देखो P1 को R1 ऑलरेडी मिला हुआ है, R1 इज असाइंड। अगर टुवर्ड्स द प्रोसेस हमारा एरो है तो इसका मतलब असाइंड है। तो R1 को हमने P1 को असाइन कर दिया है और टुवर्ड्स द रिसोर्स अगर एरो है तो इसका मतलब वो रिक्वेस्ट है। तो P1 रिक्वेस्ट करता है R2 की। P1 को ऑलरेडी R1 असाइंड है और P1 को अब क्या चाहिए, R2 चाहिए। नेक्स्ट, P2 को R2 असाइंड है और P2 को क्या चाहिए, R1 चाहिए। तो एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर P1 को R2 चाहिए बट R2 इज ऑलरेडी असाइंड टू P2। सिमिलरली P2 को R1 चाहिए बट R1 इज ऑलरेडी असाइंड टू P1। तो दिस सिनेरियो इज डेडलॉक। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता और डेडलॉक का मतलब होता है इनफाइनाइट वेटिंग। स्टारवेशन होता है टेम्पररी वेटिंग, कुछ टाइम के लिए स्टारवेशन, प्रोसेस का नंबर नहीं आया, वो प्रोसेस नहीं हो पाया, रनिंग क्यू में नहीं गया, तो वो स्टारवेशन। पर डेडलॉक क्या, इनफाइनाइट वेटिंग। ये अब कोई सॉल्व ही नहीं कर सकता। अब सिस्टम को हम रिबूट करेंगे तो रिसोर्सेज पूरे हट जाएंगे, फिर जो नया अक्वायरिंग कैसे होगा उस पर डिपेंड करता है। तो डेडलॉक बहुत रेयर होता है सिस्टम में, बट अगर हुआ तो सिस्टम आपका पूरा क्रैश हो जाएगा। कब होता है डेडलॉक? डेडलॉक की 4 कंडीशंस होती है और ये चारों कंडीशन जब एक साथ होती है तब डेडलॉक होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक, चारों एक साथ होगी तब डेडलॉक होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत रेयर सिचुएशन है। सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन है आपके सिस्टम में, जो कि रहेगा ही, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का सोल्यूशन ये था कि हम सबसे बेसिक सोल्यूशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि एक रिसोर्स को मल्टीपल प्रोसेस एक साथ एक्सेस नहीं करेंगे। क्रिटिकल सेक्शन में मल्टीपल प्रोसेस एक साथ नहीं जाएंगे। तो R1 अगर P1 को असाइंड है तो सेम टाइम पे R1 P2 को असाइंड नहीं होगा, म्यूचुअल। नेक्स्ट है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट क्या बोलता है कि P1 को ऑलरेडी एक रिसोर्स असाइंड है एंड इट्स वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स। बिल्कुल सही बात है, P1 को R1 असाइंड है एंड इट्स वेटिंग फॉर R2। नेक्स्ट है नो प्रीएम्पशन, कि हम किसी प्रोसेस को प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे, कि अगर इसको R2 चाहिए तो हम इसको बोले कि भाई पहले R1 छोड़ दे, लेट P2 कंप्लीट इट्स प्रोसेस, तब तू ले लो। नहीं, प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे। जब वो अपनी मर्जी से छोड़ेगा तभी होगा, मतलब सारी प्रोसेसिंग के बाद। तो प्रीएम्प्शन अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट मतलब कि प्रोसेसेस और रिसोर्सेज आपस में एक दूसरे से इस तरह से डिपेंडेंट है कि फाइनली एक साइकिल फॉर्म हो रही है। तो अगर आप देखो तो इस केस में एक साइकिल फॉर्म हो रही है, हर एक प्रोसेस और रिसोर्स के बीच में एक साइकिल है। तो उस केस में अगर ये चारों कंडीशंस होती है एक साथ तो हमारा डेडलॉक होता है। डेडलॉक को हैंडल कैसे किया जाए, उसके हमारे पास 4 तरीके हैं। पहला, डेडलॉक इग्नोरेंस, छोड़ दो, इग्नोर मार दो डेडलॉक। डेडलॉक हुआ तो भाई सिस्टम रिबूट मार देंगे, सिंपल सी चीज़, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ये अप्रोच फॉलो करता है विंडोज़ यूनिक्स अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि क्यों ऐसा फॉलो करता है, क्योंकि डेडलॉक होना बहुत रेयर है, बहुत रेयर सिचुएशन है। और अगर होता है तो उस केस में वो सिस्टम को रिबूट मार देता है, रीस्टार्ट मार देता है। क्यों वो ऐसा करता है? क्योंकि यहाँ पे बात आती है परफॉर्मेंस वर्सेस करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब है कि डेडलॉक कभी नहीं होगा आपके सिस्टम में। परफॉर्मेंस का मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि आपके सिस्टम में कभी डेडलॉक हो ना, तो आपको पहले से कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि मैं R1 असाइन करूँ या नहीं करूँ। तो हर एक छोटे काम के लिए, हर एक छोटे प्रोसेस के लिए अगर मैं पहले ये प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, पहले ये कैलकुलेशंस कर रहा हूँ कि इसको असाइन करूँ या नहीं करूँ, तो उस केस में क्या होगा, मेरी परफॉर्मेंस बेकार हो जाएगी। परफॉर्मेंस बेकार कैसे हो जाएगी? मुझे टाइम लगेगा रिसोर्स एलोकेशन में, सोचने में, कैलकुलेशन में रिसोर्सेज लगेंगे। तो ये सब एक ट्रेड ऑफ है। तो विंडोज़ यूनिक्स का बोलता है कि हम करेक्टनेस को एक बार को जाने दे सकते हैं, बट हमें परफॉर्मेंस चाहिए, हमें तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए। तो हम कैलकुलेशन नहीं कहेंगे, डेडलॉक हुआ तो हम रीस्टार्ट मार देंगे। नेक्स्ट, डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन बोलता है कि ये चारों कंडीशन एक साथ होगी तभी होगा ना डेडलॉक। मैं इनमें से किसी एक को नहीं होने दूंगा, मैं अवॉइड करूँगा किसी एक को। तो अब आप सोचो कि इन चारों में से किस एक को मैं अवॉइड कर सकता हूँ जिससे मेरा डेडलॉक ना हो, डेडलॉक मेरा प्रिवेंट हो जाए।
क्या मैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन कर सकता हूँ? नहीं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो चाहिए भाई, बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की। होल्ड एंड वेट को कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि अगर एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और वो दूसरे का वेट कर रहा है तो कर सकता है, ये तो अलाउड है भाई, होल्ड एंड वेट तो अलाउड है। एक होल्ड किया हुआ है, दूसरे के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। प्रीएम्पशन, क्या मैं प्रीएम्प्ट करा दूँ किसी को? नहीं, प्रीएम्प्ट भी नहीं करा सकता मैं किसी को। वो तो डिपेंड करता है कि हमारी प्रोसेसिंग कैसी हो रही है। अगर मैं ज़बरदस्ती किसी को प्रीएम्प्ट करा दूँ, मैं कौन हूँ प्रीएम्प्ट कराने वाला? ये भी नहीं हो सकता। सर्कुलर वेट, क्या मैं सर्कुलर वेट अवॉइड कर सकता हूँ? हाँ, सर्कुलर वेट में कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि P1 R1 को लेके R2 रिक्वायर करेगा, तो मैं कहीं ना कहीं डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, लास्ट वीडियो, मैं चेक करूँगा कि क्या P1 के लिए R1 और R2 दोनों अवेलेबल है या नहीं, दोनों चॉपस्टिक्स अवेलेबल है या नहीं, तभी मैं इसको असाइन करूँगा। अदरवाइज P2 को पहले असाइन करके उसका काम करा दूँगा। तो सर्कुलर वेट कैन बी अवॉइडेड। तो डेडलॉक प्रिवेंशन में हम किसको प्रिवेंट करते हैं? सर्कुलर वेट को। ये कंडीशन हम फुलफिल ही नहीं होने देते तो हमारा डेडलॉक प्रिवेंट हो जाता है। नेक्स्ट है डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम के थ्रू या सेफ्टी एल्गोरिथम। उसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करेंगे। ये क्या बोलता है कि हम डेडलॉक को अवॉइड करेंगे, डेडलॉक होने ही नहीं देंगे। हम पहले से सारे कैलकुलेशंस करेंगे, टेबल्स बनाएंगे और एनालाइज करेंगे कि किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट किया जाए, किस ऑर्डरिंग में प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जिससे कभी डेडलॉक ना हो। तो P1 और P2 में इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो पहले P1 एग्जीक्यूट कराऊंगा फिर P2, या फिर पहले P2 एग्जीक्यूट कराऊंगा उसके बाद P1। इस टाइप के दो सोल्यूशंस निकलेंगे मेरे। तो बैंकर्स एल्गोरिथम, जब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, अभी तो आपने तुरंत बता दिया, बट जब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं तो उसको वो एनालाइज करता है और कैलकुलेट करता है कि किस ऑर्डर में हमारी प्रोसेसिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है फाइनल डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो वो पहले डिटेक्ट करता है, रेगुलरली पीरियोडिकली चेक करेगा। अवॉइडेंस में क्या है कि वो जी कोई भी प्रोसेस होगा उसके लिए कैलकुलेशन बिठाएगा। डिटेक्शन क्या करता है? वो होने देता है डेडलॉक। डेडलॉक हो रहा है तो होने दो, मैं रेगुलरली बस चेक करता रहूँगा डेडलॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर डेडलॉक हो गया वो चेक करेगा, अच्छा डेडलॉक हो गया, अब उसको रिकवर कैसे किया जाए। डेडलॉक तो हो गया, अब मुझे रिकवरी करनी है। रिबूट नहीं मारूंगा सिस्टम को, हाँ एक तरीका है रिबूट भी मारना, बट मैं कैसे उसको ऑर्गेनिकली रिकवर करूँ? तो इसके मल्टीपल मेथड रिकवर करने के लिए। क्या मैं किसी रिसोर्स को प्रीएम्प्ट कर लूँ? अगर मैं प्रीएम्पशन कर दूँ किसी रिसोर्स का जो कि इतना प्रायोरिटी नहीं है, तो मेरा डेडलॉक अवॉइड हो जाएगा। या मैं रिबूट मार दूँ, दूसरा तरीका है रिबूट मारने का। या फिर मैं, अब डेडलॉक हो गया, अब मुझे साथ में उसको प्रिवेंशन भी करना है, तो मैं प्रिवेंशन करने के लिए चेक करूँगा। अभी ये एक्सप्लेन करूँगा अलग से, बट ब्रीफ में बता देता हूँ। क्या मेरा सिंगल इंस्टेंस है केस या मल्टीपल इंस्टेंस है? सिंगल इंस्टेंस, मल्टीपल इंस्टेंस क्या होता है कि आपके पास घर में एक प्रिंटर है तो सिंगल इंस्टेंस है, एक ही प्रिंटर है। मल्टीपल इंस्टेंस क्या होता है? आपके पास मल्टीपल प्रिंटर्स है, तो एक बारी में मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल PDF फाइल्स आपकी आ सकती है। तो अगर सपोज एक ही इंस्टेंस है R1, तो उसको एक ही प्रोसेस अक्वायर कर सकता है। बट इस R1 इंस्टेंस के, R1 रिसोर्स के हमारे पास दो इंस्टेंसेस है, तो हो सकता है P1 ने एक इंस्टेंस लिया हो और P2 ने दूसरा इंस्टेंस लिया हो, ये भी वैलिड है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सिंगल इंस्टेंस है तो उस केस में अगर साइकिल बन गई तो हमारा डेडलॉक होता है। जैसे इस केस में ये सब सिंगल इंस्टेंस थे तो साइकिल बन गई, डेडलॉक हुआ। पर अगर मल्टी इंस्टेंस है तो साइकिल बनने पर ज़रूरी नहीं है डेडलॉक हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ R2 के दो इंस्टेंसेस थे, तो एक इंस्टेंस मैंने P2 को दे दिया और दूसरा इंस्टेंस P1 ने ले लिया, तो कभी क्या इसमें सर्कुलर वेट हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। होल्ड एंड वेट हुआ? नहीं हुआ। P1 को दोनों मिल गए, R2 को एक मिला, P1 रिलीज मारेगा, P2 को R1 मिल जाएगा, सिंपल। तो अगर मल्टी इंस्टेंस है तो साइकिल आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है, पर सिंगल इंस्टेंस है तो आपकी साइकिल मिलते ही समझ लो डेडलॉक है। तो रिकवरी में कैसे हेल्प करेगा? आप चेक करोगे अगर सिंगल इंस्टेंस है आपका सिस्टम, तो उस केस में आप चेक करोगे साइकिल है कि नहीं। साइकिल है तो इसका मतलब आपको पता है डेडलॉक है। अब उसको आप मतलब डिटेक्शन में हेल्प करेगा ये चीज़, साइकिल बनने वाला आपने डिटेक्ट कर लिया। अब रिकवर करने के लिए आप कुछ कर लो, प्रीएम्प्ट कर लो, रिबूट कर लो, कुछ भी। बट मल्टीपल इंस्टेंस हुआ तो मल्टीपल इंस्टेंस में साइकिल चेक करना बेकार है, आप वेस्ट करोगे। साइकिल बन रही है तब भी वो काम करेगा ढंग से। तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं फिर बैंकर्स एल्गोरिथम, उसको डिटेक्ट करने के लिए और फिर उसके बाद रिकवर करने के लिए, जो मेथड ठीक लगे। तो अब हम यही डिस्कस करेंगे, पहले तो सिंगल इंस्टेंस, मल्टीपल इंस्टेंस के रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, फिर बैंकर एल्गोरिथम देखेंगे।
तो कुछ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाया, इन पे बात करते हैं। ये है सिंगल इंस्टेंस का, R1 और R2 दोनों के एक एक इंस्टेंस है, ठीक है। एक सिंगल इंस्टेंस का भी मैंने पहले कराया था जिसमें साइकिल बन रही थी और डेडलॉक हो रहा था। ये ए साइक्लिक है, इसमें साइकिल नहीं बन रही, तो देखते हैं डेडलॉक हो रहा है कि नहीं। तो एक टेबल बना लेते हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम में भी ऐसी ही कुछ टेबल बनाते हैं, उसको अभी डिस्कस करेंगे। तो एलोकेटेड देखते हैं, R1 अभी किसको एलोकेटेड है, P1 को, P1 को एक एलोकेटेड है, और R2 किसको एलोकेटेड है, P2 को, R2 एलोकेटेड है P2 को। यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, यहाँ 0 लिख देता हूँ। P1 को कुछ और रिक्वायर्ड है, P1 को कुछ और रिक्वायर्ड नहीं है, P2 को भी कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, रिक्वायर्ड में 0 0। P3 को रिक्वायर्ड है R1 और R2, और एलोकेटेड अभी कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो टुवर्ड्स द रिसोर्स मतलब रिक्वायर्ड, टुवर्ड्स द प्रोसेस मतलब अक्वायर्ड, ठीक है। तो इसका बेसिक से आप खुद ही एनालाइज करो। P1 को कुछ रिक्वायर्ड है, जब कुछ रिक्वायर्ड ही नहीं है तो P1 ईजिली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ईजिली एग्जीक्यूट हो जाएगा, और R1 को रिलीज कर देगा, R1 को वो रिलीज कर देगा। तो फाइनली अब रिक्वायर्ड मेरे पास एक 1 हो गया R1 के लिए। सिमिलरली P2 को कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, तो P2 भी इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको। एग्जीक्यूट होके R2 रिलीज कर देगा, और R1 और R2 जैसे ही मुझे मिलेंगे फिर P3 हो जाएगा। तो ऑर्डरिंग क्या हुई इसकी, P1 फिर P2 फिर P3, या P2 P1 P3 एक ही बात है। तो ये ऑर्डरिंग हो गई, इससे आपका इजीली हो जाएगा। तो जो कि ये ए साइक्लिक था और सिंगल इंस्टेंस था, तो आपका डेडलॉक नहीं हुआ। सिंगल इंस्टेंस के लिए अगर साइकिल बनता है तो डेडलॉक होता है। अब मल्टी इंस्टेंस का देखते हैं। तो मल्टी इंस्टेंस में अगर आप देखो, R2 के हमारे पास 2 इंस्टेंस है, R2 के हमारे पास 2 इंस्टेंस है, और R1 का एक इंस्टेंस है। तो अगर इसके लिए हम टेबल बनाएं, P1 P2 P3 एलोकेटेड और रिक्वायर्ड, तो ये R1 होगा एक R2 का 1 इंस्टेंस और R2 2, R1 R2 1 और R2 2, ठीक है, कुछ इस टाइप से। या सिंपल इसको R2 रखते हैं। R2 हमें पता है कि R2 के पास 2 इंस्टेंस है, हमें इतना पता है। तो P1 के पास क्या है, P1 के पास R1 है और R2 नहीं है। क्या रिक्वायर्ड है इसको कुछ, हाँ इसको रिक्वायर्ड है R2, ठीक है, R2 रिक्वायर्ड है। P2 की बात करते हैं, P2 को अक्वायर मतलब P2 को असाइंड क्या है, R1 नहीं, सॉरी P2 को अभी कुछ असाइंड नहीं है, P2 को R2 असाइंड है। यहाँ पर P2 इज असाइंड R2, और P2 को रिक्वायरमेंट है R1 की, P2 को रिक्वायरमेंट है R1 की, और P3 को असाइंड है R2, P3 को असाइंड है R2, और P3 को कुछ रिक्वायर्ड है नहीं, P3 को कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो अभी फाइनली हमारे पास सबको रिसोर्सेज बांट देने के बाद कुछ रिसोर्स बचा नहीं, कुछ नहीं बचा। हमारे पास R1 और R2 पे दोनों के 0 0 रिसोर्सेज है। अब सबसे पहले चेक करो किसकी रिक्वायरमेंट सबसे कम है। तो P3 की सबसे कम रिक्वायरमेंट है, इसको कुछ भी नहीं चाहिए। भाई P1 को एक रिसोर्स चाहिए, बट हमारे पास कुछ अवेलेबल ही नहीं है, तो हम कैसे देंगे। सिमिलरली P2 को भी चाहिए, बट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। P3 को कुछ नहीं चाहिए, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और हमें R2 दे देगा। तो R2 अब हमारे पास एक अवेलेबल हो गया। जैसे R2 अवेलेबल हुआ, हमारा P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि इसको एक R2 चाहिए था। तो P3 के बाद P1 एग्जीक्यूट हुआ, और एग्जीक्यूट होकर R1 को रिलीज़ कर देगा, R1 को रिलीज़ कर देगा। और जैसे इसने R1 को रिलीज़ किया, हमें ये फुलफिल हो गया R1, हम इसको P2 को असाइन कर देंगे, और फिर P2 असाइन होके R2 रिलीज़ कर देगा। तो फाइनली हमारे पास 1, 2 यानी कि एक इंस्टेंस R1 का, 2 इंस्टेंस R2 के फाइनली रिलीज़ हो जाएंगे। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन भी मिल गया हमें, बेसिक चीज़ है। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से एक रफ टेबल बना लो और उसको एनालाइज कर लो। ये टेबल का काम है, ये बैंकर्स एल्गोरिथम करता है। तो बैंकर्स एल्गोरिथम पे भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। अब इसको देख लेते हैं, ये भी मल्टी इंस्टेंस है। R2 के 2 इंस्टेंस है, R3 के भी 2 है, सॉरी R1 के 2, R2 के 3, R3 के 2। इसके लिए देखते हैं। तो 4 प्रोसेस है हमारे पास, P1 P2 P3 P4। यहाँ पे एलोकेटेड लिखता हूँ, यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखता हूँ। R1 R2 R3 R1 R2 R3। इनिशियली अगर हम देखें तो R1 के हमारे पास 2 है, R2 के 3 है, और R3 के 2 है। ये इनिशियल है, दिस इज द इनिशियल केस। अब देखते हैं कैसे कैसे किसको हमने एलोकेट किया हुआ है। तो P1 के लिए अगर हम देखें तो इसको R1 एक एलोकेटेड है, R1 एलोकेटेड है, और एक R2 एलोकेटेड है। टुवर्ड्स द प्रोसेस मतलब एलोकेशन, तो एक R2 एलोकेटेड है,
और कुछ एलोकेटेड है नहीं, और कुछ एलोकेटेड नहीं है, यानी R3 इसको एलोकेटेड नहीं है। इसको क्या रिक्वायर्ड है, इसको एक R1 चाहिए, इसको एक R1 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। P2 की बात करते हैं तो P2 को एक R1 एलोकेटेड है, R2 नहीं है, R3 एलोकेटेड है, R3 एलोकेटेड है, ठीक है। और इसको रिक्वायर्ड क्या है, इसको एक R3 चाहिए और एक R2 चाहिए, R1 नहीं चाहिए इसको। P3 की बात करते हैं तो P3 को R2 हमने एलोकेट किया हुआ है, और कुछ एलोकेट किया नहीं, और कुछ नहीं किया। और इसको रिक्वायर्ड क्या है, इसको R3 रिक्वायर्ड है, इसको R3 रिक्वायर्ड है। P4 को देखते हैं, P4 को हमने R2 एलोकेट किया हुआ है, P4 को हमने R2 एलोकेट किया हुआ है, और इसको रिक्वायर्ड क्या है, 2 इंस्टेंस R2 के और 1 इंस्टेंस R1 का, R3 नहीं चाहिए इसको। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो हमने एलोकेटेड टोटल एलोकेशंस देख लेते हैं। R1 के 2 है, R2 के 3 है और R3 के 1 है। 2 3 1 एलोकेशन है। इसका मतलब अभी R3 हमने कहीं मिस किया है क्या? P3 रिक्वायर्ड है, हाँ, तो R3 का भी हमारे पास, इसका मतलब एक रिसोर्स, एक इंस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि टोटल ये थे ना इनिशियली, और असाइंड है 2 3 1, इसका मतलब हमारे पास एक R3 अवेलेबल है, एक R3 हमारे पास अवेलेबल है। तो चेक करो कि एक R3 की रिक्वायरमेंट है, हाँ P3 को है, P3 को रिक्वायरमेंट है। तो अभी हमारे पास नेट अवेलेबिलिटी है 0 0 1, ये हमारे पास यहाँ पे लिख देता हूँ, अवेलेबल है 0 0 1, ठीक है। तो सबसे पहले P3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। P3 को हमने R3 दिया, ये एग्जीक्यूट हो गया, इन रिटर्न ये हमें R2 रिलीज करके दे देगा। तो ये आप सीक्वेंशियल वे में लिखना कि आफ्टर P3 वी रिलीज R2 रिसोर्स, तो न्यू अवेलेबिलिटी ऐसे करके लिख देना, न्यू अवेलेबिलिटी आफ्टर P3 इज 0 1 1। अब हमारे पास 0 1 1 है, 0 1 1 किसी को चाहिए, हाँ P2 को चाहिए, 0 1 1 चाहिए। तो P3 के बाद कौन एग्जीक्यूट हुआ, P2, और इन रिटर्न एग्जीक्यूट करके इसने हमें एक R1 दिया और एक R3 दिया। तो अब न्यू अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, न्यू अवेलेबिलिटी आफ्टर P2 एक R1 दिया और एक R3, तो 1 1 2 हो गए हमारे पास अवेलेबिलिटी। अब 1 1 2 के बाद क्या ये हो जाएगा, नहीं, इसको तो 2 इंस्टेंस चाहिए, 1 1 2 से ये रन नहीं होगा, P1 रन हो जाएगा, इसको एक ही R1 चाहिए, ठीक है, इसको रन कर देते हैं। और इन रिटर्न ये हमें 2 इंस्टेंस देगा, एक R1 के एक R2 के। तो न्यू अवेलेबिलिटी क्या होगा, 2 2 2। इसके बाद कौन रन होगा, बचा कौन, P4 रन हुआ, और इन रिटर्न इसने हमें एक R2 दे दिया। तो फाइनल अवेलेबिलिटी क्या हो गई, 2 3 2, और इसी से हमने स्टार्ट किया था। तो फाइनली भी वही मिला। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन आपको मिल गया, P3 फिर P2 फिर P1 फिर P4। तो मल्टी इंस्टेंस ग्राफ भी देख लिया हमने, सिंगल इंस्टेंस भी देखा। अब एक चीज़ नोटिस करने वाली बात, मल्टीपल इंस्टेंस में अगर आप इसमें देखो, ये साइकिल बन रही है, पर क्या डेडलॉक हुआ था, नहीं, डेडलॉक तो नहीं हुआ, हमने इजीली एग्जीक्यूशन ऑर्डर निकाला था। तो मल्टी इंस्टेंस के केस में अगर साइकिल बन रही है तो ज़रूरी नहीं है डेडलॉक हो, ये ध्यान रखना। सिंगल इंस्टेंस होता और साइकिल बन रही होती तो पक्का डेडलॉक होता, वो हमने देख लिया। अब बात करेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम। तो हर बार पॉसिबल नहीं होता रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाना, उसको एनालाइज करना साइकिल है या नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस होंगे तो उसको एनालाइज करना, उसके लिए टेबल बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बैंकर्स एल्गोरिथम क्या बोलता है, हमारे पास टेबल है, हमें पता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कैसा एलोकेशन है, क्या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, उसकी बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए प्रोसेसेस का। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। कंसिडर 5 प्रोसेसेस, 5 प्रोसेस है, P0 से P4, और 3 रिसोर्सेज है A B C। A के पास 10 इंस्टेंस है, B के पास 5 और C के पास 7 इंस्टेंस है, 7 इंस्टेंसेस। तो ये मल्टी इंस्टेंस एनवायरनमेंट। अब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ये एलोकेशन हुआ है, इस टाइम ये एलोकेशन है और ये मैक्सिमम नीड है जो रिसोर्स, जो इन प्रोसेसेस को चाहिए। तो अगर हम देखें कि इनिशियली A B और C, अगर हम देखें यहाँ पे लिख रहा हूँ A B एंड C, तो इनिशियली A के 10 इंस्टेंस है, B के 7 इंस्टेंस, B के 5 इंस्टेंस है और C के 7 इंस्टेंस है। इनिशियली का मतलब है T = 0 पे, बिल्कुल ही जब टाइम 0 पे हमने स्टार्ट किया। अब एट T = T0 पे देखते हैं टोटल हमने कितनी एलोकेशंस करी। तो A की हमारे पास 7 एलोकेशंस है, B की 2 है और C की हमारे पास 5 है। 7 2 और 5 ये एलोकेशन हो चुकी है एट T = T0।
तो अगर हम t इक्वल टू T0 की बात करें तो हमारे पास बचे कितने इंस्टेंस बचे, 7, 2 और 5। तो यानी कि इसके 3 इंस्टेंस है, इसके भी 3 इंस्टेंस और इसके 2 इंस्टेंस है। तो करंटली अवेलेबिलिटी हमारी एट t इक्वल टू T0 क्या है, 332, ये हमारी अवेलेबिलिटी है। अच्छा, रिमेनिंग नीड भी देख लेते हैं एक बार कि ए बी सी को हमने कुछ तो एलोकेशन कर दी, बट अब और कितना चाहिए और क्या चाहिए ये देखते हैं। तो मैक्सिमम नीड हमें पता है ए बी सी की, तो P0 के लिए अगर हम देखें तो ए इसको कुछ भी एलोकेट नहीं हुआ, तो इसको कितना और चाहिए होगा, 8, 7, एक एलोकेट हो गया, बी 5 चाहिए था तो बचा कितना, 4, 0 है, यहाँ पे 3 चाहिए था तो बचा कितना, 3। सिमिलरली सबके लिए हम कर लेंगे, तो इसके लिए क्या आएगा, 1, 2, 2, सिंपली माइनस ही कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्या होगा, 6, 0, 0, क्योंकि सी तो इसको पूरा एलोकेट हो ही गया। नेक्स्ट क्या होगा, 0, 1, 1, और फाइनली क्या होगा, 4, 3, 1। ठीक है, ये एलोकेशंस हमारे पास आ गई। अब हमें देखना है कि करंटली हमारे पास 332 अवेलेबल है, तो 332 से कौन सा प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट हो पाएगा। क्या P0 हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं, इसको तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। 332 से क्या एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 332। तो 332 से मेरा P3 भी एग्जीक्यूट हो सकता है, इसको बस 0, 1, 1 चाहिए, और 1, 2, 2, 332 मेरा P1 भी एग्जीक्यूट हो सकता है। P1 और P3 में से मैं किसी को भी एग्जीक्यूट करा सकता हूँ, तो ठीक है, कोई भी उठा लेते हैं। तो सबसे पहले P1 को हम एग्जीक्यूट कराते हैं। तो आफ्टर P1 एग्जीक्यूट्स, जब P1 ने एग्जीक्यूट कर लिया, P1 एग्जीक्यूट करने के बाद जो इसको एलोकेटेड था ए के 2 इंस्टेंसेस, वो भी रिलीज कर देगा। तो न्यू अवेलेबिलिटी क्या होगी, 332 तो थी, साथ में इसने 2 भी रिलीज कर दी, तो अब क्या होगा, न्यू अवेलेबिलिटी 532। और मैंने कहा कि P3 को भी हम एग्जीक्यूट कर ही सकते थे, तो P3 कर लेते हैं। P3 एग्जीक्यूट होने के बाद रिलीज क्या करेगा, 211। तो आफ्टर P3 क्या रिलीज हुआ, 211, ये और ऐड हो गए, यानी कि 743 इंस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है। 743 अब तो कोई भी आप रन कर सकते हो, कोई भी प्रोसेस रन कर सकते हो, तो बेस्ड ऑन प्रायोरिटी रन कर सकते हैं। 743 इसी को चाहिए तो P0 रन कर लेते, चलो P1 के बाद P3 फिर P0 रन कर लेते हैं। ये ऑर्डरिंग वेरी कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, बट अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो आफ्टर P0, जब P0 ने रिलीज़ किया एक इंस्टेंस B का, 753, अब और कोई रन हो सकता है, हाँ ये रन हो सकता है P2, इसको 6 इंस्टेंस चाहिए थे, हमारे पास 7 है, हम कर सकते हैं। तो आफ्टर P2 हमने P2 को रन कराया P0 के बाद, तो P2 ने क्या रिलीज़ किया होगा, 3 और 2 इंस्टेंस, यानी कि 10, 5, 5 हो गया। अब बचा कौन हमारा, P4 बचा, P4 को रन करा लेते हैं। इसको 433 चाहिए था, हमारे पास तो पूरे इंस्टेंस है, जो चाहिए ले लो, P4 रन करा देते हैं। और P4 रन होने के बाद ये 2 रिलीज़ कर देगा, तो आफ्टर P4 क्या होगा, 10, 5, 7, तो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया, तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन मिल गया। तो बस यही बैंकिंग एल्गोरिथम है, बैंकर्स एल्गोरिथम। तो जब ये अभी मैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ समझा रहा था तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया ही था, तो सेम एल्गोरिथम है, बस टेबल आप देखना किस हिसाब से बनानी है। एलोकेशन, मैक्सिमम नीड, अवेलेबिलिटी कितनी है वो मैंने वहाँ बनाया है, और रिमेनिंग नीड कि कितना बचा है, तो उस हिसाब से। और इसको स्टेटमेंट्स में एक्सप्लेन कर देना कि सिंस मतलब T इक्वल टू T0 ये है, सिंस P1, सबसे पहले हमने P1 रन किया, तो सिंस P1 रिक्वायर्ड 1, 2, 2, वी हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, तो हमने इसको एलोकेट के रन किया। आफ्टर P1 2 इंस्टेंसेज ऑफ A इज़ रिलीज्ड, तो न्यू अवेलेबिलिटी, वैसे करके एक्सप्लेन कर देना, बेसिक चीज़ है। तो मैथमेटिकल पार्ट क्लियर होना चाहिए, तो इस पर और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना, इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना, जैसे भी करना कर लो। और अगर कोई डाउट आए तो कमेंट्स में लिख देना, हम ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। कोई नया न्यूमेरिकल मिले उसमें डाउट आए तो वो भी डाल देना कमेंट्स, हम कर देंगे रिजॉल्व। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में लिखें अंडरस्टूड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।